ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम इज रैंक नलिटी थ्योरम। अगेन ये थ्योरम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे ही बेस्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा इफ T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम U to V where U and V both are finite dimensional vector space. Let U and V are finite dimensional vector space. आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। Let U and V are finite dimensional vector space and T be a linear transformation that is T from U to V. Then dimension of U equal to dimension of kernel of T plus dimension of range of T, या तो ये आएगा या फिर इसको एक्सप्रेस करने का दूसरा वे ये होगा डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू नलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T। ठीक है, नलिटी अभी डिफाइन किया, क्या बताया, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T, तो वही लिखा हुआ। रैंक का मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। थ्योरम समझ में आया क्या कर रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेक्टर स्पेस है उसके डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होगा पता है, यहाँ पे यू लिखे हैं, अभी अगर अच्छा से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हमेशा लिखा जाता है एंड डायमेंशन ऑफ डोमेन, एक्चुअली डायमेंशन ऑफ डोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं नलिटी प्लस रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को नहीं समझ में आया कुछ? स्टार्ट करते हैं। किसी को याद है एक थ्योरम बताए थे, एक्सटेंशन थ्योरम था एक, एंड नेक्स्ट थ्योरम था कैसे हम लोग किसी दो सब स्पेस का डायमेंशन फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ U प्लस V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U, क्या था, इंटरसेक्शन V, sorry, dimension of U, ये था theorem actually. Sum of two, dimension of sum of two subspaces, ये theorem बताए थे, ठीक है। इस केस में क्या किए थे, एक्सटेंशन थ्योरम यूज किए थे, लेकिन ये था थ्योरम, ठीक है। आपके पास U था, V था, U प्लस V एंड U इंटरसेक्शन V। तो इसका अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो आप इसका डायमेंशन फाइंड किए प्लस इसका डायमेंशन फाइंड किए एंड माइनस दिस, याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्या करते थे, सबसे छोटा जो सब स्पेस था, सबसे छोटा जो वेक्टर स्पेस था, ठीक है, ऐसे U और V वेक्टर स्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस होगा, इसका बेसिस फाइंड करते थे, ठीक है। उसके बेसिस को फिर क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे। तो डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी थ्योरम्स है सब के केस में वही करेंगे। मतलब आप किसी एक, यहाँ पे मेरे पास कितना वेक्टर स्पेस है, 3, कर्नल ऑफ T या रेंज ऑफ T भी वेक्टर स्पेस ही है, सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस केस में, कर्नल ऑफ T, ठीक है, इसका बेसिस बनाएंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लेट डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू M। अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T M एज्यूम किया है, इसका मतलब है implies B1 इक्वल टू बीटा 1 या अल्फा मान सकते हैं, ठीक है, अल्फा
अल्फा से स्टार्ट करते हैं, अच्छा रहेगा। अल्फा 1 अल्फा m बीटा बेसिस ऑफ, किसका बेसिस होगा ये? कर्नल ऑफ टी का। यहां तक क्लियर है? देखिए कर्नल ऑफ टी वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन उसका m एज्यूम किया हम लोग, ये मेरे साइड से एजम्पशन है, ठीक है। उसका एक बेसिस में मिल गया b1। अब क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे डायमेंशन ऑफ u भी है और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t भी है। नाउ दिस b1 इज सबसेट होगा, b1 u का सबसेट होगा या नहीं बताइए? कर्नल ऑफ टी u का ही सबसेट है, ठीक है, और बेसिस किसका है? कर्नल ऑफ टी का है, तो b1 u का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज, एंड b1 इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि b1 जो है बेसिस है। इफ b1 इज सबसेट ऑफ u, दिस इंप्लाइज बाय एक्सटेंशन थ्योरम, by extension theorem, b1 can be extended to the basis of, किसके बेसिस तक? u के बेसिस तक, the basis of u। अब डेफिनेटली उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो b1 सफिशिएंट नहीं था, इसलिए उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो b1 में हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, u का बेसिस बनाएंगे। दिस इंप्लाइज b2 इक्वल टू b1 में पहले से b1 में जितना था, दिस इज अल्फा m बीटा 1 बीटा m, b the basis of u। क्लियर है यहाँ तक? b1 में एलिमेंट्स था, एंड सॉरी यहाँ पे n होगा, नाउ आपको बेसिस पता चल गया u का, तो डायमेंशन ऑफ u कितना होगा? m, and this is m, dimension of u equal to m plus n। again we have प्रूफ क्या करना है हम लोग को? हम लोग को प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू नलिटी ऑफ t प्लस रेंज ऑफ t, ये प्रूफ करना है। या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ u क्या है? m प्लस n, नलिटी क्या है? m, और ये हो जाएगा रैंक ऑफ t। दिस इंप्लाइज rank of t which is equal to dimension of range of t m plus n minus m n। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t अगर n होगा तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हम लिखे हैं वो प्रूफ हो जाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू शो दैट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू नलिटी ऑफ t प्लस रैंक ऑफ t। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिर्फ एक के साइड से बात आ रही है सारा, ठीक है, ओके। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते थे? क्लेम करते थे कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। अब उस क्लेम को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाकी सारा प्रूफ करते हैं उससे रिलेटेड। नाउ वी क्लेम दैट, किसी को अगर याद होगा तो प्रोसेस सब कुछ सेम है जो पहले हम लोग कर चुके हैं डायमेंशन थ्योरम पे, ठीक है। नाउ वी क्लेम दैट dimension of range of t is equal to n। ये क्लेम करेंगे, इसका मतलब है हमको एक बेसिस बनाना होगा जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, और वो n नंबर ऑफ एलिमेंट जो बेसिस बनाया है वो क्या होना चाहिए?
linearly independent or that must span range of T. ये करने वाले हैं. This implies B3 इक्वल टू एक नया सेट बनाते हैं जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा. तो बीटा का जो कॉम्बिनेशन है वो n नंबर से, तो बीटा का कॉम्बिनेशन बनाते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. This implies beta 3 equal to, we claim that tells beta 3 equal to beta 1 beta 2 beta n. n है, ठीक है. is any set या any subset of range of T. अब मेरा ये क्या ये सही है बताइए सोच के. ये क्लेम यहां तक ये स्टेटमेंट एकदम सही है, पर यहां जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है क्या ये सही है? अगर हम रेंज ऑफ टी का बात कर रहे हैं तो किस सेट का बात कर रहे हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है. अच्छा ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं, समझ में आएगा. ठीक है, रेड से देखिएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं. टी जो मेरा डिफाइन है वो U टू V डिफाइन है. रेंज किसका सबसेट होगा? रेंज होगा V का सबसेट. इस स्क्रीन में सबसेट टॉप पे लिखा हुआ है B2. B2 में सारा अल्फा और सारा बीटा है और किसका बेसिस है? वो U का. ठीक है, अब इसी से अगर हम सिर्फ बीटा चूज कर रहे हैं तो बीटा कहाँ का एलिमेंट होगा? U का, यहाँ पे. लेकिन हम लोग को V का एलिमेंट चाहिए. तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है. मोस्टली एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है ना वो यहाँ होता है. अब जब बीटा 3 चूज करते हैं, जब आप क्लेम करते हैं कि आपको दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इक्वल टू n है, वहां तक सही रहता है. लेकिन उसके बाद जो आप बेसिस बनाते हैं ना वो गलत होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप रेंज ऑफ T का बेसिस बना रहे हैं तो उसके बेसिस में V का एलिमेंट होना चाहिए ना कि U का. लेकिन अभी जो हम लोग लिखे हैं वो U का एलिमेंट हो गया है. तो रेंज ऑफ T का एलिमेंट कैसा होगा? रेंज ऑफ T में हमेशा इमेज होता है. तुम लोग को कहां पे चेंजेस करना होगा? चेंजेस होगा यहाँ पे. तो कैसा चेंजेस होगा? क्योंकि दिस इज सबसेट ऑफ, दिस इज अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ T, तो सारा इमेज का कलेक्शन दिस मस्ट बी T बीटा 1 T बीटा 2 एंड T बीटा n is any subset of range of T. ठीक है, now we have to show that this B3 must be a basis of range of T. आया ये चीज समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग इसको, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तो आप इसको अंडरलाइन करिएगा. और जब भी आप वो कॉपी देखें तो आपका फोकस वहां जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे कुछ है जो आपका अटेंशन वहां जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कभी भी बीटा नहीं होता क्योंकि रेंज है. यहाँ पे कोई सिंपल सबसेट रहता है U का, तब हम लोग ऐसे एज इट इज रखते हैं. जैसे याद होगा अगर U प्लस V वाला थ्योरम कहते हैं, वहां पे ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं था. लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द डोमेन. यहाँ पे दिस इज T बीटा 1 T बीटा 2. और आप बीटा 1 लेके करेंगे तो ये प्रूफ नहीं होगा. ठीक है, नाउ we have to show that B3 is linearly independent and B3 also span किसको? रेंज ऑफ T को, क्योंकि रेंज ऑफ T का बात हो रहा है तो लीनियर स्पैन ऑफ रेंज ऑफ T. तो फर्स्ट we will show the linear independency of B3. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए B3 का जितना भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग को उतना ही स्केलर चाहिए होगा. सो फॉर ऑल T बीटा I we have Ci where I equal to 1 to n. n number of elements था and
C1T बीटा 1, C2T बीटा 2। यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, C नहीं करते हैं, ठीक है, B करते हैं, बाद में और जरूरत होगा। We have beta I, so B1 beta 1, B2T beta 2, and the last one is BNT beta n equal to 0. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, since T is a linear transformation. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा T B1 बीटा 1 Bn बीटा n इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? इजी है ये, यस नो? अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज nth वन। ठीक है, जब हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये एक बन गया। इट्स लाइक हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 किए तो 4 अलग अलग एलिमेंट को ऐड किए, लेकिन आफ्टर एडिशन वो एक सिंगल एलिमेंट बना। समझ में आया? तो इसी टाइप से ये अब क्या हो रहा है, अगर ये एक सिंगल एलिमेंट है उसका इमेज कहाँ जा रहा है? 0 पे। इसका मतलब है ये एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा? कर्नल ऑफ P में। This implies B1 beta 1 Bn beta n belongs to kernel of T। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलिए समझाया। इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ना मेरे पास फंक्शन है, तो इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब है दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है उसका इमेज क्या हो रहा है? वो 0 पे जा रहा है, इसका मतलब है वो एलिमेंट कर्नल ऑफ T में जाएगा। कर्नल ऑफ T का तो अपना बेसिस था ही। इनिशियल में कौन सा बेसिस? इनिशियल सबसे पहला assumption क्या था मेरा कि हम लोग एक B1 एज्यूम किए थे, और वो B1 किसका बेसिस था? कर्नल ऑफ T का। मतलब अगर कर्नल ऑफ T में कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम लोग किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द, ठीक है। नाउ B1 beta 1 Bn beta n can be expressed as a linear combination of elements of B1। B1 में क्या था? अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ तक? अल्फा m तक। दिस इंप्लाइज B1 बीटा 1 Bn बीटा n इक्वल टू A1 अल्फा 1 Am अल्फा m। सारे एलिमेंट्स को एक साइड लेके आते हैं, A1 अल्फा m अल्फा 1 Am अल्फा m माइनस B1 बीटा 1 माइनस Bn बीटा n इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज सारे स्केलर 0 होगा। ऑल आई यूज कर चुके हैं, ऑल aj इक्वल टू 0, ऑल bi इक्वल टू 0, वेयर j इक्वल टू 1 to m। i के लिए पहले बता ही चुके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 to m। क्यों? ये समझ में आया कंक्लूजन? सिंस अल्फा 1 अल्फा m बीटा 1 बीटा n, ये किसका बेसिस है? B1 लेने के बाद प्रीवियस पेज में जाते हैं।
रैंक नलिटी थ्योरम में ये स्टेटमेंट का सबसे पहला एजम्पशन जो मेरा था वो था कि हम एक B1 चूज किए। B1 किसका बेसिस था? कर्नल ऑफ T का। फिर हम एक्सटेंशन थ्योरम लगाए, एक्सटेंशन थ्योरम हम लगाए तो हम B2 बनाए। B2 किसका बेसिस है? U का। तो अगर कोई भी सेट बेसिस है इसका मतलब है कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो एलिमेंट्स को लेके वो हमेशा 0 होगा। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए मेरे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना है जिसमें सारा अल्फा और सारा बीटा है, पर सारा अल्फा और सारा बीटा किसका बेसिस है? यू का बेसिस है। उसके साथ जो भी स्केलर आएगा ना वो स्केलर 0 है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है हम लोग को? तो बी आई 0 मिल रहा है। दिस इंप्लाइज B3 is linearly independent। आया समझ में? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि जो B3 है वो किसको स्पैन करेगा? रेंज ऑफ T को। यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं? किसी भी पेज पे कोई भी डाउट है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? रैंक नलिटी थ्योरम प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। ये प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम किए कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T m होगा या फिर उसका बेसिस जो है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है? अब ये जो B1 है ये अगर कर्नल ऑफ T का बेसिस है तो ये U का सबसेट भी है, और अगर ये बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है अल्टीमेटली वी आर हैविंग या वी हैव अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ U। अब एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे और इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को U के बेसिस तक एक्सटेंड करेंगे। बेसिस तक एक्सटेंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें कुछ एलिमेंट डाल रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन फॉर्म अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस U। तो क्या किए? ठीक है, तो हम लोग एक B2 लिए, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले और उसको किसका बेसिस बनाए? U का बेसिस बनाए। अब U का बेसिस बनाए, इसमें m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ U m प्लस n हो गया। अब तक मेरे पास डायमेंशन ऑफ U है एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T मतलब नलिटी है। तो क्या किए हम? डायमेंशन U, नलिटी और रैंक ये प्रूव करना है। ये इक्वेशन में फिर से लिखे, सॉल्व किए तो देखिए कि रैंक ऑफ T या डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इक्वल टू NR। तो हम लोग को प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T n होना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर लिए इसका मतलब ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो अब प्रूव करना है कि रेंज ऑफ T का डायमेंशन n है, इसका मतलब हम एक क्लेम करेंगे, एक सबसेट लेके आएंगे जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है? अब दिखाएंगे कि वो n नंबर ऑफ एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और रेंज ऑफ T को स्पैन कर रहा है। पर क्योंकि ये रेंज ऑफ T है इसलिए जो n नंबर ऑफ एलिमेंट का सिलेक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा, इमेज वाले फॉर्म में, P ऑफ बीटा 1, P ऑफ बीटा 2, P ऑफ बीटा 1। या कभी भी बीटा 1 बीटा 2 नहीं हो सकता है। अगर हम बीटा 1 बीटा 2 लेंगे तो वो U का एलिमेंट होगा, इसलिए ये हमेशा T ऑफ वाले फॉर्म में होगा, ठीक है? इमेज अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के प्लेस पे कुछ और डिफाइन कर रहे हैं लाइक F M कुछ भी, तो इमेज जैसे किसी भी फंक्शन x का इमेज क्या होता है? f ऑफ x। अगर फंक्शन f डिफाइन किए तो, अगर g डिफाइन किए तो g ऑफ x। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है, यहाँ पे T ऑफ होगा, ठीक है? तो n नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट बना है B3, कितना हो गया? n, ठीक है? अब दिखाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए यहाँ एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, दिस इज 0। अब क्योंकि T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सारा उसके प्रॉपर्टी से सारा एलिमेंट को एक साइड रखती है, एक साथ कंबाइन कर सकते थे, ठीक है? अब ये 0 हो गया, इसका मतलब है दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T। मतलब एक एलिमेंट कर्नल ऑफ T में अगर जा रहा है या कोई भी एलिमेंट कर्नल ऑफ T में है तो दैट एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। यहाँ पे इस एलिमेंट को हम उसके बेसिस के एलिमेंट्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किए। अब तक के सबको एक साइड लेके आए, जैसे सबको एक साइड लेके आ रहे मेरे पास सारा अल्फा और सारा बीटा का कॉम्बिनेशन मिल गया।
अब सारा अल्फा और सारा बीटा तो ऑलरेडी यू का बेसिस है, इसलिए उसके साथ जो भी स्केलर इन्वॉल्व होगा वो होगा सिर्फ। यहाँ तक हम लोग ये प्रूव कर दिए कि B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखाना है? नेक्स्ट वे आपको शो दैट next we will show B3 is linear span of range of T। कहाँ क्या लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर यू नहीं आए, आपको रेंज ऑफ टी के लिए दिखाना है डायमेंशन, तो ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये जो सबसेट है ये क्या कर रहा है? दिस इज स्पैन बाय B3। अब लीनियर स्पैन कैसे दिखाते हैं? कोई भी एलिमेंट एट रैंडम या आर्बिट्ररी एलिमेंट इस सेट से चूज करेंगे और देखेंगे कि वो एलिमेंट B3 के सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। यही करते हैं ना स्पैनिंग का मतलब क्या है? कि कोई भी एलिमेंट आप वेक्टर स्पेस में ले रहे हैं, ठीक है, एट रैंडम या आर्बिट्ररी, वो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले रेंज ऑफ टी से एक एलिमेंट चूज करेंगे। लेट, अब जो रेंज ऑफ टी से एलिमेंट होगा, कोई बता सकता है? कोई एक एलिमेंट रेंज ऑफ टी का, बताइए। कोई भी एक एलिमेंट रेंज ऑफ टी का, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, बताइए सोच के। टी बीटा वन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग टी बीटा वन नहीं लेंगे। रीजन क्योंकि बीटा वन जो टी बीटा वन B3 में, फिर से रिपीट करिए, टी बीटा वन की प्लेस पे हम सिर्फ लिखना है टी बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा वन B3 का एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। एक एलिमेंट लिए हैं टी बीटा जो रेंज ऑफ टी में, लेकिन ये रेंज ऑफ टी में कब होगा? अभी तक ये इस लाइन से ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये रेंज ऑफ टी में है। आपको यहाँ पे बताना होगा फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू यू। अब ये क्लियर हुआ कि टी बीटा रेंज में। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है? जब तक डोमेन में वो एलिमेंट नहीं होगा वो कोडोमेन या रेंज में कैसे होगा, ठीक है। तो ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बता नहीं रहे कि वो डोमेन में है तो हम लोग ये नहीं बता सकते। तो टी बीटा कहाँ पे आ गया? रेंज में आ गया। अब बीटा अगर यू में है, इसका मतलब है बीटा को, अब हमारा फोकस बीटा में जा रहा है, ठीक है। बीटा अगर यू में है, इसका मतलब है बीटा को यू के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बीटा कैन बी expressed as a linear combination of elements of basis of U, या फिर सिंपली एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ U। अब U का बेसिस क्या है, याद है किसी को? U का बेसिस याद है किसी को? यस, मतलब जितना अल्फा था मेरे पास सारा और जितना बीटा था सारा, ठीक है। अब क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो सारा अल्फा के लिए हम जो स्केलर लिए वो C है और सारा बीटा के लिए स्केलर लिए वो होगा D n बीटा n। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब यहाँ पे हम लोग टी बीटा पे नहीं है, हम लोग सिर्फ बीटा पे हैं। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं कि बीटा अगर यू में है तो बीटा को हम लोग यू के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं टी बीटा। तो जैसे टी बीटा लेंगे सब में क्या आ जाएगा? टी आएगा, दिस इज C1 अल्फा 1, देन CM अल्फा m एंड D1 बीटा 1 एंड सो ऑन Dn बीटा n। अब जो t है दैट t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है t डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं C1, एक्चुअली यहाँ पे एक दो स्टेप और होगा और हम डायरेक्ट करें। अगर आप लोगों के पास एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा ना तो करते रहिएगा आपके, ठीक है। दिस इज CM T ऑफ अल्फा m, दिस इज D1 T ऑफ बीटा 1 एंड द लास्ट एलिमेंट इज DM T ऑफ बीटा n। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्यों हुआ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
since t is a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप पूरा लिखिएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखिए इक्वेशन सबसे लास्ट वाला जो इक्वेशन है, आप देखिए टी ऑफ अल्फा 1 देखिए, टी ऑफ अल्फा m। चलिए प्रीवियस पेज पे जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे b1 इज द बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ t दिखाई दे रहा है, रेड में जो है डबल टिक। b1 में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, और ये किसका बेसिस है? कर्नल ऑफ t का। मतलब ये कर्नल ऑफ t का एलिमेंट है। इसका मतलब है इसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब अगर अल्फा 1 t कर्नल ऑफ t में है, इसका मतलब t ऑफ अल्फा 1 क्या हो जाएगा? 0, t ऑफ अल्फा 2 0, t ऑफ अल्फा m 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना सारा एलिमेंट जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? सारा। तो आपको अल्टीमेटली टी ऑफ बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? ये वाला बस। तो टी ऑफ बीटा का मतलब है ये टी बीटा 1, टी बीटा 2 एंड टी बीटा n से ही जनरेट हो रहा है। अब बीटा का जो सिलेक्शन था, जो टी बीटा आप लिए थे, वो आर्बिट्ररी था, एंड अल्टीमेटली दिस टी बीटा इज जनरेटेड बाय टी ऑफ बीटा 1, टी ऑफ बीटा 2 एंड टी ऑफ बीटा n। दैट मीन्स this B3 is linearly spanned by range of, sorry यहाँ पे नहीं, ये मिस्टेक है, ये उल्टा लिख दिया, कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट दिस रेंज ऑफ T is linearly spanned by B3, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट हम रेंज ऑफ T में लिए वो B3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको फिर से। ये समझ में आया कि आप लोग को अभी भी वही समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? ये मिस्टेक था मेरे साइड से, आप लोग को भी, आप लोग पॉइंट आउट नहीं किया, ठीक है। इसको दिखाना है ना, मतलब रेंज ऑफ टी किससे स्पैन हो रहा है? B3 से, लीनियर स्पैन ऑफ B3। तो दिस इंप्लाइज T ऑफ बीटा इक्वल टू B1 T ऑफ बीटा 1 Bn T of beta n, since T of alpha 1 T of alpha m all are 0. This implies range of T is linear span of B3. B3 is a basis of, किसका बेसिस है? रेंज ऑफ T implies dimension of range of T equal to n, implies rank of T equal to n. Hence, dimension of U equal to nullity of T plus rank of T। ऐसे आए समझ में? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?